कल के लिए क्या दांव लगाएं? बाजार बंद होने से पहले ही शुरू करनी होती है कल की तैयारी, इसलिए कल की कमाई आज ही पक्की कीजिए। आखिरी सौदा, आज का सौदा कल का फायदा। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world. Co-presented by Bhartiya State Bank, हर भारतीय का बैंक, in association with Binani Cement, सदियों के लिए. Indigo, welcome abroad. Jaiprakash Power Ventures, power to do good. And PC Jeweler, jeweler for generations. Media partner, दैनिक भास्कर, जिद करो, दुनिया बदलो. Digital outdoor partner, DSN. Cafe partner, Lavaza Blue. Print partner, Business Standard. Broadcast partner, YouTube. बजट आ चुका है, वित्त मंत्री अपने ऐलान कर चुके हैं और अब सबके मन में सवाल यह है कि बजट के ऐलानों का उनके पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा। आपने बहुत सारी बातें सुनी, इस सेक्टर के लिए ये हुआ, उस सेक्टर के लिए वो हुआ, लेकिन आपके पास तो एक शेयर है। आप ये जानना चाहते हैं कि जी सारी चीजों से लेकर अब मेरे शेयर का क्या हुआ, मेरी कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान, और मैं ये शेयर बेचूं या अपने पास रखूं। यही बताने के लिए हम अपना ये शो लेकर आए हैं जिसमें आपको मिलेंगे कमाई के मौके, और इस शो में हम देंगे शेयर से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब। और हमारे साथ हैं आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमारे 3 खास मेहमान, HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा, SMC ग्लोबल के जगन्नाथन थुनुनगुंटला और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के DD शर्मा। तो चलिए, अब यहाँ पर बजट आने के बाद ढेर सारी रिपोर्ट सामने आई है और अलग अलग राय उभर कर आ रही है बाजार पे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अब अपने एक्सपर्ट से जानते हैं, मेहमानों से ये जानते हैं कि बाजार के ऊपर कुल मिलाकर क्या असर पड़ने वाला है और किन शेयरों पे आपको मुनाफा होगा और किन शेयरों में नुकसान होने की आशंका बनती है। शर्मा जी, आगे बढ़े इसके पहले आपकी राय ओवरऑल क्या बन रही है? ये बजट देखकर आपने अपने क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो बढ़ाने की और खरीदारी करने की राय दी या बेचने की? जी, हमने अपने जो निवेशक हैं उनको ये बताया था कि बजट के दिन आप ट्रेडिंग बिल्कुल न करें, बिकॉज अक्सर एक नहीं पिछले 23 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, बजट वाले दिन मार्केट्स नेगेटिव एंड होते हैं और 1 वीक 2 वीक 1 महीने तक उनका जो 1 महीने के बाद उनका व्यू करीब पॉजिटिव आता है मार्केट्स का। तो ये एक समय होता है अपने पोर्टफोलियो को हल्का करने का। लेकिन बजट के दिन जो स्टॉक्स अच्छे बताए गए हैं तो उसके अंदर आप जिनको अच्छा वो मिला है बजट से उनको खरीदे नहीं, और जिनमें खराब बोला गया है उनको बेचे नहीं, बिकॉज वो जब तक आप ये करने जाएंगे तब तक वो आपका स्टॉक प्राइस डिस्काउंट कर चुका होगा। बिकॉज आज के दिन में बजट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है और तुरंत असर होता है। कुल मिला के अब बजट देखने के बाद हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये जो बजट है लगता है कि कुछ किया नहीं गया है, लेकिन मौजूदा हालत के लिए अच्छा है। और इसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो 7.6% जो उन्होंने पकड़ी है वो मेरे ख्याल से बेहतर आ सकती है इससे, अगर एनवायरनमेंट उनको सहारा दे तो ऐसे माहौल के अंदर 8.1% जो उन्होंने फिजिकल जो अपना ट्रेड डेफिसिट का फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट गिना है वो शायद बेहतर दिखाई दे अगर हमारा ग्रोथ जीडीपी का ज्यादा हो तो संभवतः अब बजट को भूल जाएंगे और अब वापस हम उन्हीं चीजों के ऊपर आएंगे जिनको हम पहले देखा करते थे कि एफआईज इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। ओके, तो बैक टू बेसिक्स होगा। यहाँ से आगे का हाल बाजार का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का माहौल कैसा रहता है और खास तौर से एफआईआईज की ओर से कितना निवेश भारतीय बाजार में आना शुरू होता है, उस पर बाजार फोकस करने लगेगा। लेकिन निवेशक यही जानना चाहते हैं कि उनके हाथ में जो शेयर है उनमें क्या रणनीति हो। दिलीप के पास चलते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अहमदाबाद से दिलीप साहब बोल रहा हूँ। बजट के हिसाब से कौन सी स्क्रिप्ट में अच्छा रिटर्न मिलेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, तो मुझे प्लीज बताना कि कौन सी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने का है। बजट के हिसाब के मेरे को बताना जरा। जी, कहाँ पैसे लगाएं, कहाँ पे ज्यादा मौके हैं? जगन्नाथ, हम आप क्या राय देंगे?
एक तो ओवरऑल बजट एक बड़ा मौका को और एक बार मिस कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई गेम चेंजिंग डिसीजंस का लाया हुआ है। कि एक तो जीएसटी, डीटीसी, बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में बात ही नहीं हुई। आई थिंक कोई क्लियर रोड मैप आगे नहीं बढ़ा, सो मुझे लगता है कि जरूर कंसर्न्स है। आई थिंक और एक पॉइंट है कि जो मिड कैप पीएसयू बैंक जो पहले से मैं बहुत बुलिश था, शायद मुझे लगता है कि एक टाइम आ गया कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा निकल ले, क्योंकि कल जो टोटल इंडिकेशन जो दिया हुआ है 15,000 करोड़ की जो बैंक से कैपिटलाइजेशन की, मुझे नहीं लगता कि वो सफिशिएंट है। कि पहले से बात हो रही थी कि 10-12 हजार करोड़ केवल एसबीआई को चाहिए, इसका मतलब है कि बाकी सब बैंक्स को ज्यादा फंडिंग नहीं मिलेगी जितना पहले एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब है कि शायद मिड कैप पीएसयू बैंक्स में एक बार, दैट मीन सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक, इन सब में एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना उचित है, क्योंकि लास्ट 2 महीने में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 80% से 90% तक ये सब रैली हो चुका है। वो एक चीज। दूसरी पॉइंट है कि मुझे लगता है कि आईटीसी वगैरह, आईटीसी और एचयूएल दोनों एक बार फिर मार्केट में तेजी के लिए आ सकता है, क्योंकि यहां से जाके मार्केट थोड़ा नर्वसनेस मूड और बेरिश मूड में अगर चले तो आईटीसी में जरूर एक बार बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। कल जो मूव आया जो आईटीसी में, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि ना रिस्क से दूर होके लोग एक बार स्टेबिलिटी के बारे में फिर सोचेंगे। आईटीसी 240 के हिसाब से देख लीजिए और एचयूएल 420 के हिसाब से देख लीजिए। ओके, ये तो शेयर फिलहाल जगन्नाथन के रेडार पर रहेंगे। तो आईटीसी 240 का टारगेट यहां पर और एचयूएल 420 तक जा सकता है। यहां पर एक अच्छा मौका होगा पैसा लगाने का। मनीष जैन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जयपुर से। पूछिए मनीष, आप क्या जानना चाहते हैं? मनीष जैन, जयपुर। मैंने एजुकॉम सॉल्यूशन 280 रुपए में 1 साल के व्यू के लिए ले रखे थे। मुझे बजट से काफी उम्मीदें थी कि ये इसके अंदर एजुकेशन सेक्टर पर कुछ अच्छी घोषणाएं होगी, लेकिन अभी 1 साल के बावजूद भी इसका भाव 195 रुपए है। मुझे फ्यूचर में इसके लिए क्या करना चाहिए? ओके, फ्यूचर में क्या रणनीति हो? बजट के सारे ऐलानों के बाद एजुकेशन पर खर्च जरूर यहां पर बढ़ाया गया है शर्मा जी, लेकिन आपकी क्या राय होगी इधर? आपको क्या लग रहा है एडुकॉम्प में क्या रणनीति इनकी होनी चाहिए? दीदी शर्मा जी। देखिए, हर चीज बजट के प्रोविजन से ही मूव नहीं होती है, और जो एजुकेशन के लिए प्रोविजंस हैं वो अदरवाइज भी आने ही थे, और मेरे ख्याल से वो सब क्राइसिस में बिल्ट इन है। और एजुकॉम चूंकि पहले से ही एक एग्रेसिवली वैल्यूड स्टॉक है, तो वहां पर मैं नहीं समझता हूं कि और ज्यादा एप्रिसिएशन बहुत तेजी से होने की संभावना है। और इसलिए मेरा मानना है कि एजुकॉम में अभी आप, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है या मीडियम टर्म व्यू है, या आपने सिर्फ बजट के प्रोविजंस के हिसाब से लिया है, तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, 2 से 3 साल का व्यू रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एजुकेशन एक ग्रोथ एरिया है और वहां भी आपको रीजनेबल अप्रिसिएशन मिल सकता है। ओके, तो ये है फिलहाल कॉल आपके लिए। अगर आप 2 से 3 टाइम का टाइम दे सकते हैं तो बने रहिए, यहां पर आपको फायदा मिलेगा। वरना अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप एग्जिट करने की तैयारी में रहें। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हरप्रीत मौजूद है लुधियाना से। हरप्रीत, बताइए। हाय, मैं विनय शर्मा बोल रहा हूँ लुधियाना से। मेरा एक सवाल था, मैंने पूछना चाहता था कि मेरे पास आरईएल के, यूको बैंक और जीएमआर इंफ्रा के शेयर पड़े थे, जो कि अभी जो नया बजट आया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस बजट आने के बाद क्या मुझे इन शेयरों में इसी में बने रहना चाहिए या किसी और नए शेयरों में जिसमें बूस्ट आए उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? डीएलएफ, जीएमआर, बीएचईएल, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू, ये पोर्टफोलियो तो काफी वैरायटी वाला है आपका। अलग अलग व्यू शायद सभी पे लेना पड़ेगा। विनोद जी, क्या राय देंगे इन्हें आप? जी, मैं इनमें से 2 स्टॉक चुनता हूं, एक तो डीएलएफ और भेल। तो सबसे पहले डीएलएफ के ऊपर, तो डीएलएफ के ऊपर आप ये समझिए कि इसके ऊपर जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कैनेडियन रिसर्च कंपनी से, तो वो काफी चौंकाने वाली थी, और उस दृष्टि से मैनेजमेंट के ऊपर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस खड़े होते हैं, तो वो धुंध अभी छटी नहीं है। स्टॉक जरूर नीचे आ गया है और बजट के ऊपर इस पे कोई खास असर नहीं होना चाहिए, लेकिन रियल एस्टेट की दृष्टि से एक चीज जरूर असर होगी कि 50 लाख के ऊपर की अगर कोई एसेट बिकता है हाउसिंग प्रॉपर्टी का, तो वो 1 अक्टूबर के बाद उसके ऊपर 1% का एडिशनल जो उनको टैक्स चुकाना पड़ेगा एट सोर्स, तो वो एक चीज जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो उस दृष्टि से हम देखेंगे कि जो सौदे रुके हुए हैं वो शायद जल्दी जल्दी हो सकते हैं, और ऐसे माहौल के अंदर हो सकता है थोड़ा प्राइस को ठेस लगे। तो फिलहाल डीएलएफ मेरा विचार कि आप डीएलएफ बेच के किसी भी बैंक के अंदर जाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज कर लें, तो आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। दूसरा, भेल के लिए अपेक्षा थी बैंक ऑफ बड़ौदा, विनोद जी अगर आप बता रहे हैं तो क्या टारगेट है इसमें?
जी, बैंक ऑफ बड़ौदा को इन्वेस्टर को इकट्ठा करना चाहिए ये मान के कि 2-3 टुकड़ों में ले। फिलहाल अभी दूसरा टुकड़ा है 5% नीचे और तीसरा टुकड़ा और 5% नीचे। बाजार को कल कोई भागने वाला नहीं है इमीडिएटली और यहाँ पे आपको मौके देगा, तो आप इनको 3 टुकड़ों में खरीदें और यहाँ से करीब 10% तक नीचे पहला टुकड़ा आप इमीडिएटली ले सकते हैं। टारगेट इस सेंस में कि जो अभी निफ्टी में आ गया है तो काफी पैसा निफ्टी को फॉलो करता है और उस दृष्टि से हम आश्वस्त हैं इस बात से कि आपको साल भर के अंदर यहाँ से 20 से 25% के रिटर्न बैंक ऑफ बड़ौदा में अवश्य मिलेंगे। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, दूसरा जो भेल का जो जिक्र कर रहे थे, तो भेल के अंदर काफी अपेक्षा थी कि चाइनीज जो पावर इक्विपमेंट हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी जिससे कि वो महंगे हो जाएंगे और उसके चलते हुए जो लोकल प्रोड्यूसर है भेल जैसे जिनके इक्विपमेंट अच्छे तो हैं लेकिन महंगे होने की वजह से उतने बिकते नहीं हैं लेकिन अब वो वापस तो ये एक जो इमीडिएटली जो ट्रिगर था वो जाता रहा है, तो अब उसकी वजह से काफी सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला और हो सकता है ये सेलिंग प्रेशर सोमवार को भी थोड़ा जारी रहे। लेकिन अब आपको ये बेचना नहीं है बिकॉज वो जो कुछ नेगेटिव था वो प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड है। तो अब यहाँ पे आप पॉजिटिव दृष्टि से स्टॉक को देखें और वापस अपने ऊपर आने का इंतजार करें। जब आपके लेवल पे आ जाए तब उसके बाद आप रिव्यू करें, लॉस में इसको नहीं बेचें। चलिए लेते हैं यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आपको खरीदारी और बिकवाली की राय अलग अलग शेयर्स पे हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, तो आप कहीं जाएगा नहीं और अगर आपका कोई सवाल है तो तुरंत फोन उठाइए और हमारे नंबर पे फोन लगाइए। ओ पाजी, पाजी छोटा सा बिजनेस था हमारा।